वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मनीष चौधरी और यहां पर आप ये आर्टिकल देख सकते हैं जिस आर्टिकल में क्लियरली मेंशन है कि इंडिया अभी भी रशिया से ही अपना ऑयल परचेज करेगा। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप जो है, ये जो व्यक्ति है, इन्होंने इंडिया के ऊपर हैवी टैरिफ लगाया है। यानी कि इंडिया एक्सपोर्ट करता है यूएसए के अंदर अपना कोई भी सामान, तो उस पर 25% का टैरिफ देना पड़ेगा। साथ के साथ कुछ सैंक्शंस और कुछ हैवी ड्यूटीज और भी लगाई हैं, जो ये कहकर लगाई है कि इंडिया क्या काम कर रहा है, इंडिया रशिया से ऑयल परचेज कर रहा है और हमने बैन किया है। ये सारा मुद्दा क्या है उसको समझेंगे। यहां पे आप कॉन्टेक्स्ट समझ सकते हैं कि देखिए बेसिकली क्या था कि फरवरी 2022 से पहले इंडिया जो ऑयल इंपोर्ट करता था रशिया से, वो था लगभग 68,000 बैरल पर डे। लेकिन मिड 2023 आते आते इंडिया ने जो अपना ऑयल इंपोर्ट है रशिया से वो बढ़ा दिया और उसका लगभग इंडिया की टोटल नीड्स का 35 से लेके 40% के करीब इंक्रीज कर दिया। अब इंडिया क्या है कि देखिए इंडिया में इंडिया की जो ऑयल की नीड्स है वो पूरी नहीं हो पाती, इसलिए लगभग 80% जो ऑयल की डिमांड है वो इंडिया इंपोर्ट करता है। इसलिए इंडिया हैवीली इंपोर्ट रिलायंट इकोनॉमी है जो शिफ्ट हो गई टोटली रशिया की तरफ। क्यों? क्योंकि रशिया क्या काम कर रहा है, इंडिया को हैवी डिस्काउंट पे ये ऑयल प्रोवाइड करा रहा है, जो इंडिया की इकोनॉमी के लिए और इंडिया में जो इन्फ्लेशन को मेंटेन करने के लिए काफी अच्छा है। अब आप कहेंगे कि इकोनॉमी का इन्फ्लेशन से क्या लेना दे। देखिए इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि अगर इंटरनेशनल मार्केट से आप कच्चा तेल जो है, यानी कि जिसको हम क्रूड ऑयल कहते हैं, उसको एक सस्ते रेट में, चीप रेट में अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं, तो चीप रेट में इंपोर्ट करने का मतलब यह है कि आपका जो पेट्रोल डीजल होगा वो भी आपको सस्ता मिलेगा। अगर पेट्रोल डीजल आपको सस्ता मिलेगा तो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी सस्ती हो जाएगी। मान लीजिए पहले आप 5 रुपए में बस में ट्रेवल कर लेते थे, तो अगर प्राइस बढ़ जाएगा पेट्रोल डीजल का, तो अब शायद 10 रुपए में करेंगे, 7 रुपए में करेंगे, 8 रुपए में करेंगे, क्योंकि बढ़ जाएगा। और अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रहा है, तो अगर कोई भी कंपनी प्रोडक्ट बना रही है तो उसका प्रोडक्ट बनाने के लिए जो इनपुट कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। और अगर इनपुट कॉस्ट इंक्रीज होगा तो प्रोडक्ट का कॉस्ट इंक्रीज होगा। और उस प्रोडक्ट को खरीद कौन रहा है? हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, यानी कि बेसिकली कंज्यूमर्स जो है मार्केट के अंदर वो खरीद रहे हैं। तो उनको जो प्रोडक्ट पहले सस्ता मिलता था अब क्या होगा? महंगा मिलेगा। अगर कब महंगा मिलेगा? अगर इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल का प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन रशिया हमें चीप रेट में दे रहा है, तो चीप रेट में दे रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के रेट उस हिसाब से नहीं बढ़ेंगे जिस हिसाब से बढ़ने चाहिए थे, क्योंकि इंटरनेशनल वॉर जो चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, काफी सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं एंड ऑल। तो रशिया क्या काम कर रहा है? हमें सस्ते रेट में ऑयल दे रहा है, जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल के दाम ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ रहे। जब ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ रहे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ रही और प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो भी ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ रहा। अब क्या होता है कि इन्फ्लेशन क्या होता है कि बेसिकली सपोज आप पहले कोई चीज 100 रुपए की खरीद रहे थे, अब आप उसको अगर 102 की खरीद रहे हैं, तो अब महंगाई कितनी हो गई है? 2% बढ़ गई है। यानी कि इन्फ्लेशन कितना हो गया? 2% बढ़ गया है। तो अगर इंटरनेशनल मार्केट से तेल आप महंगा खरीदेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा और इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता। तो इसी को आप समझ सकते हैं कि रशिया किस तरीके से इंडिया की इकोनॉमी में हेल्प कर रहा है। इंडिया और किससे ऑयल परचेज करता है? यूएसए से परचेज करता है, ईरान से करता है, आप देखिए सऊदी से करता है। तो यहां पे डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि आप रशिया से ऑयल परचेज मत कीजिए, आप हमसे परचेज कीजिए। क्यों? क्योंकि उसकी इकोनॉमी को बेनिफिट होना चाहिए और वो क्या काम करेंगे? महंगे हायर रेट में इंडिया को क्रूड ऑयल देंगे। नाउ इसमें एक और चीज है कि जो ट्रंप है वो प्रेशर एक्सकेलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ इंडिया पे नहीं, काफी सारी कंट्री में। खासकर उनका जो ट्रेड वॉर चल रहा है वो चाइना के साथ चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ अब वो इंडिया के साथ भी यूएस के जो रिलेशन है उनको बर्बाद करने लग पे अड़ गए हैं। देखिए हुआ क्या है मुद्दा कि जुलाई के लास्ट आते आते डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया कि 1 अगस्त 2025 से अब वो 25% जो टैरिफ है इंडिया के एक्सपोर्ट पर वो लगाने वाले। एक्सपोर्ट कहां पर? अगर आप यूएसए के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि इंडिया में अगर कोई भी सामान बन रहा है, यूएसए में जा रहा है, चाहे गुड्स है चाहे सर्विस है, अब उसमें आप क्या काम करेंगे? 25% का टैरिफ आपको पे करना पड़ेगा। यानी कि अगर वो सामान यूएसए के अंदर 100 रुपए का बिकता था, अब वो यूएसए के अंदर 125 रुपए का बिकेगा। ठीक है, तो यानी कि महंगा हो गया है। लेकिन एक चीज यहां पे ना एक बहुत बड़ी आयरनी है कि दुनिया को लगता होगा, जिनको ज्यादा इकोनॉमी के बारे में नहीं पता, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है, उनको लगता होगा कि ये वाला जो पैसा है ना, ये 25 रुपए जो बढ़े हैं, ये किसको पे करना पड़ेगा? ये इंडियंस को पे करना पड़ेगा। नहीं, इंडिया पे नहीं करेगा।
ये उन्हीं के कंज्यूमर्स पे करेंगे। अमेरिका में जो कंज्यूम कर रहे हैं वो ही पे करेंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट पहले 100 रुपए का खरीद रहे थे, अब उनको कितने में खरीदना पड़ेगा? 125। तो ये 25 रुपए कहां देंगे? वो देंगे यूएस में टैक्स के रूप में। ठीक है, तो उनका प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। लेकिन इंडिया के लिए क्या नुकसान हो सकता है? इंडिया के लिए नुकसान ये हो सकता है कि अब इस प्रोडक्ट की डिमांड कम हो सकती है। अगर प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा तो प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी? कम हो जाएगी। तो इंडिया से जो एक्सपोर्ट होगा वो रिड्यूस हो सकता है, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। अब इंडिया से एक्सपोर्ट कम हो जाएगा तो इंडिया में जो बिजनेसमैन है जो बाहर यूएसए के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको थोड़ा नुकसान होगा। ठीक है, वो हम फर्दर और आगे भी डिस्कस करेंगे। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि व्हाइट हाउस में स्टीफन मिलर जो है उन्होंने इंडिया पर एक इल्जाम लगाया है कि देखिए इंडिया क्या काम कर रहा है, इंडिया फाइनेंस कर रहा है। किसको फाइनेंस कर रहा है? रशिया और यूक्रेन के वॉर में रशिया को फाइनेंस कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम अगर रशिया से ऑयल परचेज करेंगे तो हम रशिया को पैसा देंगे और वो पैसा रशिया क्या काम कर रहा है? उस वॉर में यूज कर रहा है। लेकिन यहां पर बहुत ही एक मिस नैरेटिव है, एक ऐसा नैरेटिव है जो दुनिया को झूठ बोला जा रहा है एक एक इंडिया की इमेज खराब करने के लिए। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। नाउ एडिशनली थ्रेट इंक्लूड्स 100% टैरिफ ऑन एनी कंट्री बाइंग रशियन ऑयल विदाउट सीज फायर डील। उन्होंने ये कहा है कि जब तक रशिया और यूक्रेन के बीच में सीज फायर नहीं हो जाता, अगर रशिया सीज फायर नहीं करता, ये युद्ध नहीं रोकता, और फिर भी कोई भी कंट्री अगर रशिया से ऑयल परचेज करती है तो एडिशनल 100% का टैरिफ लगेगा। यानी कि अगर कोई प्रोडक्ट पहले 100 रुपए का था तो 25% के टैरिफ से अब वो कितना का हो जाएगा? वो हो जाएगा 125% का। ठीक, 125 रुपए का। और इस 125 रुपए पे 100% का टैरिफ एक्स्ट्रा लगेगा, यानी कि ये लगभग 250 रुपए का हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही महंगा हो जाएगा। और ये सारा टैक्स किसको पे करना पड़ेगा? वहां की जो लोकल लोग हैं, अमेरिका के लोग हैं, उनको पे करना पड़ेगा। ठीक है, बट इसकी वजह से इंडिया पर भी इंपैक्ट पड़ सकता है क्योंकि इंडिया से एक्सपोर्ट रिड्यूस हो जाएगा। नाउ इंडिया का क्या रेस्पॉन्स है? यहां पर इंडिया का एक सिंपल रेस्पॉन्स है कि देखिए इंडिया की तरफ से जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है वहां से एक स्टेटमेंट आई है कि हम अभी भी रशिया के साथ ही खड़े हैं। क्यों? क्योंकि रशिया जो है दैट इज अ स्टेडी एंड टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप रही है हमारी रशिया के साथ। अगर आप 1945 से रिलेशन देखें तो रशिया हमारा एक बहुत ही स्टेबल फ्रेंड रहा है कंपेयर टू यूएसए। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि क्यों। और साथ के साथ इंडिया क्या है? एक सॉवरेन कंट्री है। इंडिया अपने फैसले खुद लेगा, और इंडिया अगर अपने फैसले ले रहा है तो वो अपने नेशनल इंटरेस्ट में लेगा। जहां इंडिया को सस्ता माल मिलेगा वो वहां जाएगा, ना कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर जाएगा। अब समझिए कि क्या है कि देखिए रशिया ने 1945 से आज तक इंडिया का साथ दिया है, चाहे वो 1972 का वॉर हो या कुछ भी। लेकिन रशिया क्या है? बहुत दोगला है। रशिया ने क्या काम किया? 1991 तक इंडिया की इकोनॉमी क्या थी? वो क्लोज्ड इकोनॉमी थी। और ये क्लोज्ड इकोनॉमी होने की वजह से इंडिया से उसको कोई भी इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं हो रहा था। और अमेरिका क्या है? एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। वहीं पर पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया था और यूएस की जो कंपनीज थी वो पाकिस्तान के अंदर अपना बिजनेस कर रही थी, और इस वजह से उनके इकोनॉमिक टाइज भी काफी स्ट्रांग थे। जब 1972 का वॉर होता है तो यूएस से इंडिया को सपोर्ट नहीं करता, वो अपनी 7th फ्लीट इंडिया के अगेंस्ट इंडियन ओशियन में भेज देता है। और इसको काउंटर करने के लिए रशिया अर्ली 1970s में ट्रीटी साइन करता है, दैट इज ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, ताकि वो ये काउंटर कर सके जो यूएसए है और इंडिया की हेल्प कर सके इस 1972 वॉर में। और वो अपनी एक न्यूक्लियर सबमरीन भेज देता है इंडिया के सपोर्ट में कि अगर यूएसए इंडिया पर अटैक करेगा तो इंडिया के सपोर्ट में रशिया हमेशा खड़ा रहेगा। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। इंडिया ने ये कहा है कि देखिए हमारा जो रशिया के साथ क्रूड ऑयल परचेज है ना, वो काफी एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसको हम ऐसे ही बीच में नहीं छोड़ सकते। दूसरा, इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस है ना, वो प्राइस रीजनेबल नहीं है अगर हम रशिया से ऑयल ना खरीदे, क्योंकि हमें बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ेगा, हमें बहुत महंगा पड़ेगा, इसलिए हम वहां पर उससे रिलाई नहीं कर सकते। और ये हमारे काफी सारी लॉजिस्टिकल और इकोनॉमिक कंसिडरेशन को भी हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, एंड देन बिजनेसेस को भी इंपैक्ट होगा।
नाउ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ और यूपीएससी ऑप्शनल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैंने अपना कोर्स लॉन्च कर दिया है। आप मेरा कोर्स परचेज कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म मिल जाएगा। मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल पढ़ाता हूं और यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए भी पढ़ाता हूं। साथ के साथ मैं इंडियन पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता हूं। अगर आप वो भी पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो फटाफट कमेंट कीजिएगा जो जो आपको जानना है या फिर आप जो भी मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं। हमने क्या बोला कि रशिया जो है हमारा वो एक टाइम टेस्टेड फ्रेंड है। टाइम टेस्टेड फ्रेंड क्यों कहा गया है, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ द पार्टनरशिप। देखिए, रशिया जिसको फॉर्मली हम यूएसएसआर कहते थे 1991 तक, ये यूएसएसआर था, 1991 के बाद ये रशिया बन गया। ये कंसिस्टेंटली इंडिया का पार्टनर रहा है सिंस इंडियाज इंडिपेंडेंस। नाउ नेक्स्ट इज सपोर्टेड इंडिया ऑन की इश्यूज। इंडिया को काफी सारे की इश्यूज में सपोर्ट किया है, जैसे कि कश्मीर इशू। जब भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर का मुद्दा आता था, तब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रशिया ने वीटो की पावर यूज की है। आपको पता होगा कि P5 कंट्री है जिसमें कि आपका रशिया, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए है। और मोस्टली कंट्रीज 1991 तक इंडिया के अगेंस्ट थी। सिर्फ रशिया जो था वो इंडिया को सपोर्ट करता था और रशिया काफी सारे मुद्दों पर वीटो लगा देता था, यानी कि कोई भी ऐसा मुद्दा इंडिया के अगेंस्ट आने ही नहीं देता था। साथ के साथ गोवा लिबरेशन हुआ 1961 में, उसमें भी इंडिया की हेल्प की। 1971 में जो बांग्लादेश वॉर स्टार्ट हुआ था, 1972 में इंडिया ने पाकिस्तान का पार्टीशन कराकर ईस्ट पाकिस्तान को कन्वर्ट कर दिया था बांग्लादेश के अंदर। उसमें भी इंडो सोवियत, मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन की गई थी टू काउंटर द यूएस सेवेंथ फ्लीट, क्योंकि यूएसए ने अपनी सेवेंथ फ्लीट को इंडिया के अगेंस्ट इंडियन ओशियन में डिप्लॉय कर दिया था। क्यों? क्योंकि जो पाकिस्तान था वो उस टाइम पर सीटो और सेंटो का पार्ट था और साथ के साथ उसको इकोनॉमिक टाइज भी थे, और खासकर उसकी जो लोकेशन है पाकिस्तान की, उसकी वजह से भी स्ट्रेटेजिकल लोकेशन थी अकॉर्डिंग टू दी यूएसए, ताकि वो यूएसएसआर पे नजर रख सके, मिडिल ईस्ट में रख सके और साउथ एशिया कंट्रीज में पूरी की पूरी जो है एक सर्विलेंस कर सके। ये कंटिन्यू रहा जब यूएसएसआर का कोलैप्स हो गया 1991 में, उसके बाद भी आज भी आप देख सकते हैं। इस वजह से हम प्योरली रिलाय करते हैं किसके ऊपर? रशिया के ऊपर। दूसरी भी चीजें हैं, जैसे कि हम डिफेंस में रिलाय करते हैं। ओवर 60 to 70% ऑफ इंडियाज मिलिट्री इक्विपमेंट्स इज रशियन ओरिजिन। हमारे जो फाइटर जेट्स है, हमने जो रिसेंटली अभी S-400 भी लिया है, मेन है आपका जॉइंट वेंचर है, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल बनाना, सुखोई को अपग्रेड करना, AK-203 राइफल बनाना। तो काफी सारे डिफेंस जो है, डिफेंस टाई अप है हमारे किसके साथ? रशिया के साथ, क्योंकि हम उन पर हाईली रिलाई कर सकते हैं। क्योंकि अमेरिका क्या करता है, यूएसए क्या करता है, जब भी वो अपने कोई इक्विपमेंट देता है उनको डाउनग्रेड करके देता है, यानी कि सेम क्वालिटी। अगर आप कोई भी मान लीजिए एक जेट खरीद रहे हैं यूएसए से, तो वो सेम क्वालिटी का नहीं देता, उसकी क्वालिटी को रिड्यूस कर देता है। लेकिन ये चीजें हम रशिया के साथ नहीं देखते। रशिया हमारे साथ काफी कॉपरेट करता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रह्मोस मिसाइल। रिसेंटली जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था उसमें ब्रह्मोस का काफी यूज हुआ है, और इंडिया अब ब्रह्मोस को एक्सपोर्ट करेगा, जिसमें इंडिया के लिए जो इंडिया का एक्सपोर्ट है उसमें इंडियन इकोनॉमी के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। साथ के साथ एनर्जी सिक्योरिटी में हेल्प करता है, क्योंकि इंडिया जिस तरीके से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इंडिया की एनर्जी नीड्स बढ़ रही हैं, और उसमें आपको देखने को मिलेगा कि रशिया सप्लाई करता है क्रूड ऑयल, LNG, तनकुलम न्यूक्लियर रिएक्टर भी जो है उसको भी डेवलप करने में हेल्प किया है। डिफेंस और एनर्जी में नहीं, साथ के साथ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में भी हेल्प करता है। जब से देखिए इंडिया आजाद हुआ है ना, तो इसरो बना था। इसरो की टेक्नोलॉजीज को भी इंप्रूव करने के लिए, उसके प्रोजेक्ट्स को इंप्रूव करने के लिए भी काफी ज्यादा सोवियत ने इंडिया की मदद की है। आप देखिए आज इसरो जो है, कोई भी सैटेलाइट नासा के जो रेट होता है, जो प्राइस होता है, उससे काफी चीप रेट में इसरो लॉन्च कर देता है। तो कहीं ना कहीं सोवियत ने भी इंडिया की हेल्प की है, जिसको हम यूएसएसआर कहते थे। 1991 के बाद जो रशिया बन गया, इन्होंने काफी हेल्प की है इसरो को डेवलप करने के लिए। रिसेंटली जो गगनयान एस्ट्रोनॉट्स है, उनकी भी ट्रेनिंग रशिया के अंदर ही की गई है। डिप्लोमेसी की बात करें तो रशिया हैज नेवर इंटरफेयर्ड इन इंडियाज डोमेस्टिक मैटर। इंडिया में कोई भी डोमेस्टिक मैटर हो, खासकर जो कश्मीर का मुद्दा है, उसमें कभी भी रशिया ने इंटरफेयर नहीं किया है। रशिया हमेशा नेशनल सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करता है। वो कभी भी इंडियन इकोनॉमी में, चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे कोई भी चीजें हो, उसमें इंटरवीन नहीं करता। लेकिन ये काम कौन करता है? वेस्टर्न इकोनॉमीज, वेस्टर्न कंट्रीज, खासकर यूएसए। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया था कि अमेरिका ने काफी सारा पैसा दिया था इंडिया की के जो इलेक्शन है उनको टेम्पर करने के लिए, इंडिया की इकोनॉमी
को कंट्रोल करने के लिए इनडायरेक्टली। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि अपनी पसंद का कोई लीडर आ जाए, ठीक है, जैसे उन्होंने शेख हसीना के साथ किया, जैसे वो और भी काफी सारी कंट्रीज में करते रहते हैं। ऑलवेज सपोर्टेड इंडिया इन मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशंस में, ब्रिक्स में, एससीओ में। देखिए ब्रिक्स बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन रही है जो एक टाइम पर, आने वाले टाइम पर यूएन को काउंटर कर सकती है। तो ब्रिक्स के अंदर आप देखें तो इंडिया के साथ साथ चाइना भी है, और इंडिया और चाइना का बहुत सारी चीजों में क्लैश चलता रहता है, जिसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हेल्प करता है रशिया। रशिया काफी हेल्प करता है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि चाइना और रशिया के रिलेशन अच्छे हैं और इंडिया और रशिया के रिलेशन अच्छे हैं, और रशिया कभी नहीं चाहेगा कि इन दोनों के बीच में क्लैशेस हो, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं उसको न्यूट्रलाइज करने की भी कोशिश करता है। नाउ अगर हम बात करें इंडिया एंड यूएस, तो एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रही है। जैसे मैंने बताया कि जो इंडिया और रशिया है उसका जो रिलेशन रहा है वो काफी स्मूथ रहा है, वो कॉन्टिन्यूस रहा है, वो कभी ऐसा नहीं रहा, ऑन एंड ऑफ नहीं रहा, वो सेम ही चलते आ रहे हैं। लेकिन जो इंडिया और यूएस के रिलेशन है वो ऑन एंड ऑफ रहे हैं। जैसे कि चाहे आप 1962 का चाइना वॉर देख लीजिए, जिसमें यूएसए ने काफी कम मदद की थी और उन्होंने प्रायोरिटाइज किया था किसको? पाकिस्तान को अलायंस बनाने में, ठीक है। 1971 में क्या किया? यूएसए ने अपनी 7th फ्लीट को इंडियन ओशियन में भेज दिया। 1998 में जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो इंडिया के ऊपर काफी सारे सैंक्शंस लगा दिए क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन ने। फ्रीक्वेंटली रेज कंसर्न्स ऑन कश्मीर, सीएए, रिलीजियस फ्रीडम, तो वो इंडिया की सॉवरेनिटी जो है उसमें इंटरवीन करते हैं, इंडिया की डेमोक्रेसी में इंटरवीन करते हैं, इंडिया की फंक्शनिंग में इंटरवीन करते रहते हैं, इंडिया को डेमोक्रेसी पे लेक्चर देते रहते हैं, चाहे उनका जो पार्टनर है फॉर एग्जाम्पल आपका पाकिस्तान है, ठीक है, उनको कुछ नहीं कहते कि भाई वहां पर ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं। जैसे अभी सीएए आया था तो इंडिया को क्रिटिसाइज किया था कि भाई आपने मुस्लिम्स को क्यों इंक्लूड नहीं किया, लेकिन वो पाकिस्तान को कभी नहीं बोलते कि उनके पास जब पाकिस्तान बना था तब माइनॉरिटीज की जो पॉपुलेशन थी वो काफी ज्यादा थी, आज के टाइम पे वो बहुत ही कम है, तो कहां गई वो माइनॉरिटीज? तो इसका क्या है? डबल स्टैंडर्ड है यूएसए का, वो कभी किसी के साथ नहीं रहा है, उसका सिर्फ अपना खुद का बेनिफिट ही देखता है वो। दूसरा, लिमिटेड टेक्नोलॉजी एंड डिपेंडेंस, हमें जो देता है वो लिमिटेड टेक्नोलॉजी, जिसमें मैंने बताया कि अगर कोई जेट भी देगा उसको क्या करेगा? डाउनग्रेड करेगा। रिलेक्टेंट टू शेयर क्रिटिकल डिफेंस टेक, एग्जांपल F-35 जेट, वो नहीं देता F-35 जेट, लेकिन तो रशिया है वो अपने हाई से हाई, एडवांस से एडवांस जो वेपन्स है, जेट्स है, वो इंडिया के साथ शेयर करने के लिए रेडी रहता है। ओपन पुट स्ट्रिंग्स अटैच्ड, जैसे कि कार्टसा थ्रेड्स देता है, एक्सपोर्ट कंट्रोल करने की बात करता है, आईपीआर कंडीशंस लगाता है। आईपीआर मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। एंड व्हाट इज कार्टसा? कार्टसा जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। कार्टसा जो है बेसिकली ये एक इकोनॉमिक सैंक्शंस है जो अमेरिका के द्वारा लगाए जाते हैं, और इसके अंदर ये है कि अगर किसी कंट्री पे कार्टसा लगा होगा वो कंट्री की उस कंट्री के साथ ट्रेड नहीं कर सकती, उसको भी कार्टसा के अंदर ट्रीट कर दिया जाएगा। तो आप जिसको भी डिटेल में पता वो बताइएगा, नहीं तो मैं आगे फिर कभी बता दूंगा, या मेरी जो फिर इंटरनेशनल रिलेशन की वीडियो होगी उसमें आप देख सकते हैं। नाउ स्ट्रेटेजिक शिफ्ट बेस्ड ऑन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, तो इनका क्या होता है कि ये स्ट्रेटेजिक शिफ्ट होता रहता है। एक व्यक्ति आएगा उसकी पॉलिसी अलग होगी, दूसरा प्रेसिडेंट आएगा उसकी पॉलिसी अलग होगी, तीसरा प्रेसिडेंट आएगा उसकी पॉलिसी अलग होगी, तो ऑन एंड ऑफ पॉलिसी रहती है। तो इसलिए ये लॉन्ग टर्म पर अनरिलायबल है, इनको रिलाय नहीं कर सकते, यानी कि यूएसए को हम रिलाय नहीं कर सकते एज ए लॉन्ग टर्म पार्टनर, लेकिन हां हम रशिया को लॉन्ग टर्म पार्टनर रिलाय कर सकते हैं। नाउ इंडिया, व्हाई इंडिया प्रायोरिटाइज रशिया? रशिया को प्रायोरिटाइज क्यों करता है? क्योंकि देखिए मैंने जैसे बताया कि रशिया ट्रीट इंडिया एज एन इक्वल पार्टनर, नॉट ए जूनियर एलाई। वो रशिया कभी भी इंडिया को ऐसे नहीं देखता कि ये कंट्री मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ये इंपॉर्टेंट है। वो इंडिया को हर लेवल पे जब भी ट्रीट करता है इंडिया को, वो इक्वली ही ट्रीट करता है, ना कि सबऑर्डिनेट या जूनियर एलाई की तरह। नो हिस्ट्री ऑफ बैकस्टैबिंग और कंडीशनल कॉर्पोरेशन, कभी भी ऐसा नहीं रहा है कि रशिया ने जो इंडिया के साथ कोई भी एग्रीमेंट किया है या इंडिया को सपोर्ट किया है या हेल्प किया है, इन रिटर्न एक्सचेंज फेवर्स नहीं मांगे हैं, यानी कि कोई कंडीशनल कॉर्पोरेशन या बैकस्टैबिंग, इंडिया को धोखा नहीं दिया है। रशिया रेस्पेक्ट्स इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, रशिया इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को हमेशा रेस्पेक्ट करता है। रशिया ने कभी ये नहीं कहा कि आप मेरे से ही परचेज करेंगे, आप उसके साथ ट्रेड नहीं कर सकते। जो चीज अमेरिका कहता है कि आप रशिया के साथ क्यों डील कर रहे हैं, तो सेम चीज कभी भी रशिया की तरफ से नहीं आई कि आप अमेरिका के साथ क्यों डील कर रहे हैं, ठीक है। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों के जो ट्रस्ट रिलेशन है उन सब में। ट्रस्ट बिल्ड ओवर डिकेड्स अक्रॉस गवर्नमेंट्स, वॉर्स एंड क्राइसिस,
इंडिया और रशिया का जो है ट्रस्ट है वो काफी सारे, ऐसा नहीं है कि रातों रात बिल्ड हो गया, ये काफी लंबा है, 1947 से बिल्ड हुआ है और उसमें काफी सारे वॉर आए हैं, काफी सारी इकोनॉमिक सिचुएशंस आए हैं, बहुत कुछ आया है, जिसके बाद ये एक रिलायबल रिसोर्स रहा है इंडिया के लिए। वेस्टर्न का क्या है, देखिए डबल स्टैंडर्ड है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, उनका काफी डबल स्टैंडर्ड है, वो बाकी कंट्रीज पे जैसे कि इंडिया पे, चाइना पे ये क्रिटिसाइज करते हैं, खासकर इंडिया को क्रिटिसाइज करते हैं कि इंडिया क्या काम कर रहा है, कि इंडिया रशिया से ट्रेड कर रहा है और इस तरीके से वो इनडायरेक्टली फंड कर रहा है रशिया और यूक्रेन वॉर को। लेकिन आप देखिए जर्मनी यूरोपियन यूनियन का भी पार्ट है, वो क्या कर रहा है, जर्मनी कंटिन्यूड इंपोर्टिंग रशियन गैस वाई नॉर्ड स्ट्रीम 1, नॉर्ड स्ट्रीम 1 बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको पता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अंटिल लेट 2022। तो 2022 लेट 2022 तक जर्मनी जो है वो क्या काम कर रहा था, काफी हाई मात्रा में रशिया से क्या काम कर रहा था, गैस को इंपोर्ट कर रहा था। स्टिल इनडायरेक्टली इंपोर्ट रशियन एलएनजी वाई थर्ड पार्टी कंट्रीज। आज भी अगर आप देखिए जर्मनी रशिया से एलएनजी इंपोर्ट करता है, डायरेक्ट नहीं कर रहा तो थर्ड पार्टी कंट्री से, कि कोई और कंट्री इंपोर्ट कर रही है फिर उस कंट्री से परचेज कर रहा है। नाउ पब्लिकली प्रेशर्स इंडिया टू रिड्यूस रशियन ऑयल परचेज, और ये क्या काम कर रही है, इंडिया पे प्रेशर डाल रही है कि आप जो है आप रशिया से ऑयल ना खरीदे, चाहे हम खरीद ले लेकिन आप ना खरीदे। नाउ यूरोपियन यूनियन को अगर आप देखें, दे हैव इंपोर्टेड 140 बिलियन यूरो वर्थ ऑफ रशियन एनर्जी इन 2022। 2022 में 140 बिलियन यूरो से भी ज्यादा की कीमत की एनर्जी परचेज की है रशिया से, किसने, यूरोपियन यूनियन में 2022 के अंदर। exempted pipeline gas and nuclear energy from sanctions in some European Union states। तो काफी सारे यूरोपियन यूनियन स्टेट्स हैं, उनमें क्या काम किया इन्होंने, एग्जेम्प्ट कर दिया है कि हम अगर रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगा रहे हैं उसमें गैस पाइपलाइंस को और न्यूक्लियर एनर्जी को हम कंसीडर नहीं करेंगे। अगेन हिपोक्रेटिक वेस्ट। उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने इंडिया लिंक्ड रिफाइनरीज पर सैंक्शंस लगा दिए while leaving its own loophole। अपने लिए जो लूप होल्स है उनको खुला छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि इनडायरेक्टली वो खुद परचेज कर रहे हैं और इंडिया पे सैंक्शंस लगा रहे हैं। टर्की जो नेटो का मेंबर है उसने क्या काम किया, 2023 के अंदर जो रशिया से ऑयल इंपोर्ट किया उसने ट्रिपलाइड कर दिया, यानी कि अगर वो 100 परचेज करता था वो 300 करने लगा, 3 गुना कर दिया। इंपोर्ट्स रशियन कोल एंड गैस, वो रशिया से उसका कोल और गैस दोनों इंपोर्ट करा रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। साथ के साथ रशिया की हेल्प से वहां पर अपना एक न्यूक्लियर प्लांट भी बना रहा है, और इट अवॉइड्स यूएस प्रेशर व्हाइल नेटो टारगेट्स इंडिया पॉलिटिकली। अब ये क्या काम कर रहे हैं, देखिए यूएस जैसी कंट्री ये कभी भी अपने नेटो मेंबर को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, और ये सिर्फ इंडिया को ही क्या कर रहे हैं, टारगेट किए जा रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स को खुद आप समझ लीजिए वो क्या काम कर रहा है, वो खुद इंपोर्ट कर रहा है रशियन यूरेनियम, quietly allow purchase of Russian aluminum and other raw material. Also, they threaten India with tariff and sanctions while continuing essential Russian imports। तो खुद तो वो ऐसे बन के बैठे हैं कि भाई हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, और बैक डोर से वो सब चीजें कर रहे हैं। जब इंडिया डिस्काउंटेड प्राइस में रशिया से ऑयल परचेज कर रहा था, तो वही अमेरिका, यही अमेरिका ये इंडिया से रिफाइंड ऑयल परचेज कर रहा था, ठीक है, इनडायरेक्टली ये ऑयल परचेज कर रहा था इंडिया से। ये क्या काम कर रहा है, ये इंडिया पर ही सैंक्शंस लगा रहे हैं। आपके जो भी व्यूज है मुझे जरूर बताइएगा, हम इस चीज में सारी चीजें डिस्कस करेंगे। व्हाट इज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड, अब ग्राउंड पे क्या हो रहा है कि देखिए क्या किया है कि इंडिया की जो कंपनी है आईओसी, उसने रिसेंटली 7 मिलियन बैरल्स जो है वो नॉन रशियन क्रूड ऑयल परचेज किया, जैसे कि यूएसए से किया, कनाडा से किया, अबू धाबी से किया है, ताकि वो अपना जो ऑयल परचेज है वो क्या रखे, वो डाइवर्सिफाई रखे। लेकिन स्टिल मेजॉरिटी ऑयल जो परचेज कर रहा है इंडिया, वो किससे कर रहा है, रशिया से कर रहा है, ताकि इन्फ्लेशन ना हो। लेकिन सबसे मेजर ये है कि इंडियाज ऑफसेटिंग परचेज हेल्प स्टेबलाइज ग्लोबल प्राइस, होल्डिंग देम कुड टाइटन सप्लाई एम्ड ओपेक्स प्रोडक्शन। ठीक है, नाउ ये मुद्दा ये है कि अगर आप रशिया से ऑयल परचेज नहीं करते तो ये ओपेक कंट्री पता है क्या करती, ये ऑयल प्रोडक्शन को कम कर देती, और ऑयल प्रोडक्शन को कम करने का मतलब क्या है कि जो सप्लाई है वो कम हो जाती है। अगर सप्लाई कम हो रही है, डिमांड ज्यादा हो रही है, तो उसका प्राइस क्या होगा, प्राइस बढ़ जाता। लेकिन इंडिया ने जो स्टार्ट किया परचेज करना रशिया का जो क्रूड ऑयल है डिस्काउंटेड रेट पे, उससे सप्लाई क्या बनी रही, वर्ल्ड इकोनॉमी में सप्लाई बनी रही क्रूड ऑयल की, जिसकी वजह से ये जो प्राइस है ये बढ़ा नहीं और ये स्टेबल रहा, और
काफी सारी इकोनॉमी में, सिर्फ इंडिया में नहीं, काफी सारी इकोनॉमी में आपको देखने को मिलेगा कि इन्फ्लेशन से बचाया है इंडिया ने। और अगर इन्फ्लेशन होता है ना, वो लोगों को खा जाते हैं, उनकी जेबों को खा जाते हैं। आपके जो भी व्यू है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम जरूर डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे आने वाली वीडियो में भी काफी सारी वीडियोस आएंगी, उनमें भी हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।